विवाह एक अनुबंध माना जाता है। अनुबंध माना जाता है जिसके अंतर्गत पति और पत्नी में से कोई भी किसी समय अलग होने की मांग कर सकता है। अलग होने की मांग कर सकता है। ये किसमें का है? भोक्ता जनजाति में, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक। आगे देखो, क्लास में एक चीज बड़ी अच्छी होनी भी चाहिए और जो टीचर के लिए आवश्यक होता है, सबसे बड़ी बात कि कोई चीज पढ़ते रहो तो बीच में कोई बात आ जाए तो जानकारी होगी कि किस तरीके से पेपर बन रहे हैं। सीधी सी बात है। अब इसे याद आ गया। कल एक आया था सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, शंकर सिंह, मिनर्वा मिल्स, गोरखनाथ, केशवानंद भारती, ठीक। मतलब उसने ये पूछा था कि ये सब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रमागत बताइए कब सुनाए गए। क्लास में पढ़ना है तो भाई देखिए, जो टीचर होता है उससे बेसिकली उसी चीजें बताता रहता है और यही सब होता है जो मिलान किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जनजातियों में कहाँ पाया जाएगा? भोक्ता जाति। एक सामान्य सी बात है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निवास करने वाली वह कौन सी जनजाति है जिसमें उनका विवाह एक अनुबंध माना जाता है? ठीक, कौन सा है? भोक्ता। इससे पहले थारू पढ़े थे, बड़ी पवित्र पढ़े थे ना। उत्तर प्रदेश के तराई इलाका में पाई जाती थी, किरात वंश से संबंधित। अपने आप को राजपुताना कहने का मतलब उनके अंदर क्या था? हिंदुओं का प्रति। हिंदुओं में अपने ऐसा है नहीं, तो एक तरीके से पवित्र हुआ, इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस हुआ, ठीक। उसी तरीके देखिए, अब कॉन्ट्रैक्ट, अब एक और बता दें, शांत रहो। देखो, एक अनुबंध वाले में कॉन्ट्रैक्ट जैसे समझौता, सबसे बड़ा पहलू मान लो आया है या कभी आ जाए, एक शाहबानो केस आया था 1983, ठीक। शाहबानो केस मुस्लिम केस था और वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगभग सबसे बड़ा चैलेंजेड केस था। महिला की शादी होना, 4 बच्चे हो जाना, समय अंतराल से उसके पति द्वारा उसको छोड़ दिया गया, ठीक। अब जो पति छोड़ दिया तो ये कोई नॉर्मली इतनी बात जानते हो कि 18-20 की जो भी एज होती है तो पुरुषों और महिलाओं में बड़ा फर्क होता है। 2-3 बच्चे, 1-2 बच्चे होते हैं तो उनकी बॉडी का बायोलॉजिकल चीजें हैं कि ग्रोथ हो जाता है, तो उन्होंने सेकंड शादी कर ली, दूसरी। तो ये सब था कि वो औरत अपने उन बच्चों को लेके कहाँ जाती, ये समस्या थी, ठीक। तो उसने क्या किया, हाई कोर्ट में पहले रीड की। हाई कोर्ट में पर्सनल लॉ जानते हो ना, जो अपने धर्म के, अपने परंपरा के अनुसार बनाया जाता। तो मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ बना था उसके अकॉर्डिंग पुरुष जब चाहता उसे छोड़ देता। भाई कहा जाता है हिंदू धर्म विवाह क्या है? एक संस्कार माना जाता है। मुस्लिम देश में क्या कहा जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट है शादी का। एक पढ़ लेना, कभी पूछा जाता है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार, मुस्लिम विवाह एक अनुबंध, एक समझौता, उसे तोड़ा जा सकता था। इसी बेस पर पर्सनल लॉ के आधार पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में रीड कर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ के अगेन, अलग से, अगेन नहीं, विपक्ष में नहीं, एक अदर नजरिए से देखकर जजमेंट सुनाया था कि अगर 3 बच्चे हैं उस औरत के पास तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि वो बच्चों को लेके जाएगी कहाँ। आज की डेट में जो जज साहब ने, जो जस्टिस सीकरी और करके जज साहब थे उस जमाने में, उन्होंने कहा कि उस महिला के अंदर एक तरीके से बॉडी के अंदर भी वो चीजें नहीं है कि वो किसी से शादी भी कर सकती है। दूसरी चीज, अपने मायके में कितने देर रहेगी। तो लॉ के अगेन पहली बार जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से कि अगर वह पुरुष जिससे उत्पन्न वो 4 संतानें हैं उस महिला के साथ नहीं रहना चाहता, ना रहे, लेकिन उन बच्चों का भरण पोषण करेगा। भले उसके मामा, उसके नाना कर रहे हैं, लेकिन वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो मायावश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया
कि क्या कहते हैं, कार्यपालिका जो है उससे ये निवेदन नहीं, एक आदेश दिया जाता है कि इस व्यवस्था को सही करने के लिए कोई एक नियम पारित करे, सरकार राजीव गांधी की। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अपने रामपुर से और मुरादाबाद से पहले जुलूस निकला, मुसलमानों का जुलूस निकला। उन्होंने कहा कि हमारा जो पर्सनल लॉ है वो खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह नियम नहीं बना सकता है, इस तरीके नियम बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हम 4 पत्नियां रख सकते हैं, ऐसा हमारे नियम में है, लेकिन कोई पत्नी मतलब इस तरह परित्याग कर दे तो उसको हम अपने पास ले आने न ले, मतलब अपने पास ले आए या वैसे स्वतः छोड़ दे, हमारे मतलब पर्सनल नियम में है। आप इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट बहस नहीं कर सकता, ना कोई नियम बनवा सकता है। मुरादाबाद रामपुर में लगभग माना जाता है कि 1-2 संपूर्ण जनसंख्या में सबसे ज्यादा संख्या रामपुर में थी जो इसका विरोध हुआ। वर्तमान सरकार राजीव गांधी जी की जो सरकार थी वो लगता है एक तरीके से डर गई इन लोगों से, और उन्होंने अपनी लोकसभा में एक विधेयक ला करके और पर्सनल लॉ जो था उसको और मजबूती प्रदान की है कि ये सत्य है कि मुस्लिम के पर्सनल लॉ में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कही गई बातें हैं उसके अगेंस्ट में उस महिला को कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इससे बड़ा नाराज हुआ था कि किसी को कंपनसेशन देने से किसी का जीवन नहीं चलता। लगभग 179 रुपया जो पढ़ने में मिलता है उस महिला के लिए डिसाइड किया गया था उस वर्ष कि 179 रुपये प्रति माह उसे दिया जाएगा, प्लस 20 रुपये उसके प्रत्येक बच्चे के अनुसार एक डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा उसके पिता को, और 179 रुपया महिला को दिया जाएगा। यही अपना वोट सही करने के लिए जो इन्होंने किया संभवतः, और अंततः जो हिंदू वर्ग था, सबसे बड़ी हिंदू वर्ग में समस्या यही से उत्पन्न हुई थी। साहबानों केस हम थोड़ा सा बता दिए, पढ़ा रहे थे व्यक्ति, जाकर के देख लेना, बहुत जबरदस्त केस था। कुल मिला के भारतीय इतिहास में एक मोड़ लिया था कि किसी भी महिला को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे मुस्लिम धर्म की। चलो अब आगे लिखो। ये जो सब आया था शंकर नारायण वाले सब जाके देख लेना, सबसे पहले जजमेंट शंकर नारायण का हुआ था। अब आगे लिखो क्या लिखे थे इसमें, विवाह एक क्या माना जाता है, एक अनुबंध माना जाता है। अब आगे लिखो, हाँ अगला पॉइंट, इन जनजातियों के परिवार में, इन जनजातियों के परिवार में इन जनजातियों के परिवार में हिंदू समाज जैसा, हिंदू समाज जैसा सम्मान, हिंदू समाज जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है। उसी के आगे लिखो, अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत परिवार, अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत परिवार इन जनजातियों में पाए जाते हैं। इन जनजातियों में पाए जाते हैं। अब आगे लिखो, उसी के आगे अगला पॉइंट करके लिखो, धीरे धीरे इन जनजातियों में, धीरे धीरे इन जनजातियों में इस तरीके के परिवार या इस तरह के परिवार की संख्या कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगला पॉइंट लिखो, इन जनजातियों में, इन जनजातियों में भगवान महादेव का मान, काली माता, भगवान महादेव, काली माता, मां लक्ष्मी तथा राम और कृष्ण की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं।
राम और कृष्ण की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्ण विराम लगा दो। ठीक, 1 मिनट और सुन लो। दूसरा देखो, इससे याद आ गया, आज तारीख है 23, ठीक है, कल थी 22, उसके एक दिन पहले क्या थी 21। फिर एक दिन हमारे यहाँ पेपर नहीं आया है, वही हम मिला रहे थे हमारे घर पर। जिस दिन पेपर नहीं आया तो हमें लगता है 19 तारीख, नहीं तो हम ले आएंगे। एक संपादकीय छपा है, आपके परीक्षा के उपयोग से बड़ा अच्छा था। ठीक, इस तरीके से जैसे अपने देश में लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक जो बवाला चल रहा है, उस बवाले का पूरा आया है प्रिंट। BM कामत संविधान सभा के व्यक्ति और दूसरे तरफ BR अम्बेडकर। ये जो मैटर चला है, दोनों लोगों द्वारा क्या कहा गया था, कामत नाम था उनका, दोनों लोगों द्वारा संविधान सभा में क्या बोला गया था, क्या कहा गया था, उन्हीं दोनों लोगों के जो विचार थे, उन विचार को एक किसी अच्छे व्यक्ति ने पेपर में छापा है। ऐसे करके बीच में लिखा है, हिंदुस्तान में आया था, 3-4 दिन पहले की बात है। चाहे आप किसी दुकानदार जिनके घर पेपर आ रहा है तो देखोगे तो मिल जाएगा। हमारे यहाँ भी रखा है, इस समय आ तो रहा है, अच्छा ठीक ठाक। उसमें दिया गया है, ऊपर हेडिंग बनी है, संविधान से संबंधित संविधान सभा के 2 महान व्यक्तियों के आमने सामने की बातें, ऐसे करके लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, BR कामत ने कहा कि भारत के संविधान में ईश्वर, भाई हिंदू की परंपरा, धर्म और क्या कहते हैं हमारे देवी देवताओं को स्थान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली विचार है। जाके पढ़ लेना, पूरा हम थोड़ा सा बता रहे हैं। लेकिन BR अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय समाज में बहुत से देवी देवताएं हैं, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हिंदू के लिए लिखेंगे कि हिंदू में लिखना पड़ेगा, मुस्लिम में लिखना पड़ेगा, फिर सिख में लिखना पड़ेगा। और मैं सारी चीज़ों को, मसौदा समिति का चेयरमैन होने के नाते मैं सारी चीज़ों का व्याख्यान नहीं कर सकता, लेकिन मैं कामत जी का सम्मान करता हूँ। इसीलिए हमारी कमेटी ने इन वर्डों को यूज नहीं किया। जो सम्मानित व्यक्ति रहे, जिन व्यक्ति नहीं जो सम्मानित, जिनका नाम होता है ईश्वर का, भगवान हिंदू का भी हमने थोड़ा सा, बौद्ध ईसाई धर्म थोड़ा करके हमने सभी को ले लिया है, लेकिन स्पेशली हमने किसी का नाम नहीं दिया, क्योंकि भारत देश में मेरे हिसाब से उचित नहीं था। उन्होंने ये बोला था, क्योंकि बहुत जातियां, बहुत क्या कहते हैं, जातियों में जातियां पाई जाती हैं। किसी एक जाति का नाम स्पेशली उसके भगवान को स्थान दे देते तो अदर जो जातियां थी उनमें प्रतिशोध हो जाता। इसीलिए मुझे लगा कि उनका नाम उचित नहीं है। जबकि कामत साहब ने कहा कि हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे देवी देवताओं का या हमारी संस्कृतियों का उल्लेख स्टार्टिंग में होना था, ऐसा मेरा मानना है। तो वो बहुत बड़ा सा आया है, ले आना, मतलब देख लेना, मिल जाएगा, नहीं तो हम ला करके दे देंगे, फोटो खींच लेना, क्योंकि बहुत बढ़िया आया था वो, पूरा भरा है पूरा पेपर। और सही बात है, उसमें कोई मिस्टेक है, उसमें लिखा गया कि उन्होंने क्या कहा। वो कहा जाता है ना कि जब सिविल की परीक्षा में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर किसी चीज का एक्सप्लेन, तो देखो पेपर दे रहे हो सभी लोग, अब ईश्वर जाने किसका कितना कट ऑफ जाए, कौन कहाँ पहुंच जाए। मान के चलो जैसे प्री में पेपर आया है, ऐसे मेंस में आ जाए कि 5 सवाल है, 5 में 3 हल करो, किसी को 2 भी हल ना कर पाए तो लेना किसको है, उसी में से तो लेना है ना उसको। ठीक है, तो अगर वो पहुंच जाएगा, तो हमने कहा भी था कि किसी भी चीज को उल्लेख करने के लिए आपके पास आपका व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं, किसी न किसी व्यक्ति का साथ होना चाहिए, जो एक महान व्यक्ति हो। जैसे धर्म की बात आई, कामत साहब कह दो, क्या लोक सेवा आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति क्या कह सकता है कि BM कामत द्वारा जो बात कही गई गलत है, उसके क्या कहते हैं विशेषाधिकार में नहीं है। BR अम्बेडकर ने जो कहा वो नहीं। तो किसी भी चीज को कहो तो उसके साथ किसी न किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो, जिससे तुम्हें नंबर मिल जाएगा। और देश है, क्या सही है क्या गलत है, आज तक सुप्रीम कोर्ट क्लियर नहीं कर पा रहा है, हम लोग तो मामूली इंसान हैं रोज। अब देख रहे हो परसों की 10 दिन पहले आया है कि किसी भी जिले का जो कलेक्टर हो, किसी बेसिक शिक्षा टीचर को सस्पेंड भी नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक बात याद रखना, उनका नाम है जज साहब का मोहम्मद मुनीर। भैया तो कभी पेपर आ जाए कि पेपर का आपका बड़ा उल्टा सीधा है। किस जज ने, हाई कोर्ट के किस जज ने ये कहा है कि किसी भी जिले का कलेक्टर किसी भी टीचर को सस्पेंड नहीं कर सकता? जबकि आप लोग इतना पढ़े हो ना कि पूरा जो कलेक्टर होता है जिला उसी के प्रशासन के अनुसार चलता है, लेकिन उन्होंने कहा यह संवैधानिक है। अब देखो एक्सप्लेन क्या होता है। डॉक्टर मोहम्मद मुनीर नाम था, सिंगल बेंच ने दिया जजमेंट। अब आगे लिखो, अगला आगे करके देखो, आगे पीछे लिखो। बुक्सा जनजातियों में
चामुंडा देवी बुक्सा जनजातियों में चामुंडा देवी को सबसे बड़ी देवी माना जाता है। बुक्सा जनजातियों में चामुंडा देवी को सबसे बड़ी देवी माना जाता है। अब आगे लिखो, इनकी बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। इनकी बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन है जो समाज में न्याय और शांति व्यवस्था, जो समाज में न्याय और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट करके लिखो, उसके आगे लिख लो, बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी होती है। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी होती है। बस अगला पॉइंट लिखो, इन जनजातियों में, अगला पॉइंट, इन जनजातियों में कृषि के अतिरिक्त, इन जनजातियों में कृषि के अतिरिक्त गाय पालना, साथ ही भैंस, बकरी इत्यादि के पालन भी इन जनजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो बस देखिए, ये इनका जो कहा गया है कि राजनीतिक कहा जाता है, जो इनकी पंचायत होती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से एक राजनीतिक मानी जाती है। और खास करके उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? न्याय और शांति जो उचित हो। ये तो बात की बात है कि बिरादरी की बात आज जनजाति की हो रही है। ग्रामीण स्तर पर आज भी अब तो लोग मानते ही नहीं है, नहीं तो जो पंचायतें हुआ करती तो उसका मुख्य उद्देश्य होता था क्या सही है क्या गलत है। ठीक, जो सही हो उसको बताया जाए, जो गलत हो उसको भी बताया जाए, ये माना जाता था एक समय में, एक जमाने में। और जो बुजुर्ग होता था, जो भुगतान जाते इसमें क्रय विवाह ऐसा होता है। क्रय विवाह खरीदने वाला, में विवाह एक अनुबंध होता है, पूछा था ना, वो इसमें एक अनुबंध माना जाता है कि इनके अंतर्गत विवाह कैसा होगा, वो वैसे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कि जब ठीक कोई भी लिखाए तो भी दोनों पक्षों में कोई भी इस बात की अपील कर सकता है कि हम इनसे अलग होना चाहते हैं, तब उनकी पंचायत के द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, जनजातियों के केस आप लोग देख लो, कभी अभी तक लगभग 2024 लगा है, जब से इतना समझ रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, जल्दी आपको जनजातियों का केस आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि जैसे हम लोग के लिए पंचायतें बनी, हमारे घर के बुजुर्ग सबसे मुख्य कहलाए, तो हम लोग समय के हिसाब से बदल गए। आज कंडीशन ये है कि हम उनकी बातें नहीं मानते, लेकिन इनके यहाँ ऐसा भी है वसूल कि जो बातें इनमें चल रही हैं वो मानी जाती हैं। इससे पहले हमने क्लास में बताया भी था
कि जो एक बच्चा था हमारे साथ रहता था, उसकी कहानी पूरी बताए हैं। वो इतना ज़्यादा होने के बावजूद, अच्छे पद पर जाने के बावजूद भी आज उसे लगता है कि कम से कम हम जिस बिरादरी में जन्म लिए हैं वही हमारे लिए सर्वोपरि है। जनजातियों में अगर परंपरा संस्कृतियाँ अगर कहीं जिंदा है तो सिर्फ इन्हीं जनजातियों में। और तो लोग जब बम्बई चले जाते हैं तो आदमी बम्बई वाले हो जाते हैं ना, है ना। कपड़ा फटा पाई लिए तो जान ले कि अरे बम्बई भाई गए। अब तो चलो, अब आप ही लिखोगे, हेडिंग डालो, खैरवार आंगली खरवार जनजाति, ऐसे लिखो। हाँ, खैरवार या खरवार जनजाति, जनजाति। एक हेडिंग, पहला हुआ थारू हो गई आपकी, दूसरी कौन सी हुई, बोक्सा हो गई। बोक्सा पिछली बार पूछा भी गया था कि बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिजनौर में, ठीक। और दूसरी फिर दोबारा पेपर, जो पेपर दे दिए हैं, जो बच्चे पेपर दिए हैं उनके पास पेपर है, जिनके पास पेपर नहीं है और जिनको आगामी पेपर देना है, पेपर वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, चाहे किसी से फोटोकॉपी करवा लेना, चाहे जैसे, और उसको देख लेना क्या क्या पूछा गया है। जिनको आरओ देना है तो उसको एक बार तो लगा लेना, और दूसरी चीज कि इस पेपर से, जो पेपर आया है, लगा लेना, थोड़ा सा हमारा अनुमान है कि इसमें से 2-3 सवाल डिक्टो आएंगे उठा कर। हो सकता है एक आध लाइन काट दे, या आरओ का स्तर पीसीएस से थोड़ा कम होता है तो जो मिलान करने के बजाय हो सकता है ऐसा पूछ ले 1/4 में किसका सही कौन सा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैच करेगा, क्योंकि पेपर अभी बना है, अगला पेपर 2-3 महीना बाद बनेगा, तो उनकी टेबल पर ही रहेगा। तो इस पेपर से तुम्हें क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी। एक दूसरा ये देख लेना कि किस किस पोर्शन से, फिर बता रहे हैं, नहीं पूछा गया है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना, क्योंकि जो इसमें छोड़ा है अब उसी में पकड़ेगा आगे जाकर के, क्योंकि वो बनाना उसका डंडे यही है। हिंदी यूपी स्पेशल नहीं आया, करंट वो भी तो नहीं आया है, जनगणना भी तो नहीं आई है, एक जनगणना आई है, यूपी स्पेशल बिल्कुल नहीं आया है। लेकिन पहले संभवतः अगर याद हो, मान लीजिए हम पहले भी लगभग कहे बताए भी थे एक आध बार, ऐसा नहीं कि हमारे कथनानुसार पेपर बनता है, लेकिन हमने बच्चों को बताया था कि आरओ जो क्वालिफाई करने के लिए ज्योग्राफी, यूपी, करंट और जनगणना, ये कह रहे थे ना, और लगभग यही सब पोर्शन ज्यादा छोड़ा। सिर्फ एक बात हमारी गलत हुई करंट की, करंट ज्यादा पूछा लेकिन जनगणना नहीं पूछा, यूपी नहीं पूछा, ठीक, और ज्योग्राफी नहीं आई, मतलब भर की ज्योग्राफी नहीं है, वो सब वो पूछ लिया है इन्वायरमेंट करके। अब ये जो बचा है इसी में देखना, कम से कम 25-25 सवाल आएगा ज्योग्राफी का, पढ़ लेना, ठीक। जो नहीं आया है किसमें सर, आरओ में, हाँ, जो बचेगा वही तो पूछेगा। पेपर तो बनाने 2 महीना बाद, 3 व्यक्ति कमेटी बनी है, रिपोर्ट तो लगने वाली है। चलो, और रिपोर्ट कहाँ लगाना है, 2 दिन में पेपर नहीं होगा, 1 दिन में होगा। अब आगे लिखो, प्रदेश के मिर्जापुर, हेडिंग बनेगी खैरवार या खरवार, नीचे लिखो प्रदेश के मिर्जापुर, कामा, सोनभद्र, देवरिया, प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया आदि जिलों में खरवार जनजातियां निवास करती हैं। प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, ठीक, इत्यादि जिलों में खरवार जनजातियां निवास करती हैं। एक पॉइंट अगला लिखो, दूसरा उसके आगे, ये अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। ये अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। उसके आगे लिखता था सूर्यवंशी मानते हैं तथा इनकी आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन,
कामा लगा लो इसे। पशुपालन, शिकार करना, कृषि, पशुपालन, शिकार करना इत्यादि शामिल होता है। शामिल होता है। एक स्टेटमेंट लिखो इंपॉर्टेंट भी नीचे। कुछ विद्वानों का मत है कि, कुछ विद्वानों का मत है कि खैरवार जनजातियां प्रारंभिक काल में, कुछ विद्वानों का मत है कि खैरवार जनजातियां प्रारंभिक काल में कत्थे का व्यापार करती थी। खैर है ना, कत्थे का व्यापार करती थी। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट में है, लिख लो। आगे अगला पॉइंट लिखो। इनकी उपजातियों में, अगला पॉइंट, इनकी उपजातियों में सूरजबंदी, इनकी उपजातियों में सूरजबंदी, कामा पटबंदी, सूरजबंदी कामा पटबंदी, राउत, कामा लगाने ना, राउत, राउत, फिर उसके आगे दौलतबंदी आदि पाई जाती हैं। ये इनकी उपजातियां हैं खैरवार की। पटबंदी, राउत, दौलतबंदी, पूछा जाए निम्नलिखित में किसकी उपजातियां हैं? सब कास्ट हैं ये खैरवार की। ठीक, अब उसके आगे अगला पॉइंट लिखो। इन्हीं जनजातियों में, इन्हीं जनजातियों में विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि, इन्हीं जनजातियों में विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज, हिंदू धर्म के रीति रिवाज को बड़ी कठोरता के साथ अपनाकर पालन करते हैं, पालन करते हैं। फिर उसके आगे लिखो। ये लोग दूल्हा देव, बनसंती, बनसंती, दूल्हा देव, शिव, दूल्हा देव, बनसंती, शिव, माँ दुर्गा इत्यादि देवी देवताओं, इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। की पूजा करते हैं। एक इंपॉर्टेंट में लिखो आगे। इन जनजातियों में, इन जनजातियों में जंतुओं के अंतर्गत नाग की पूजा की जाती है। इन जनजातियों में जंतुओं के अंतर्गत नाग की पूजा की जाती है। नाग की पूजा की जाती है। उसमें क्या कहते हैं, और किसी सब्जेक्ट को नहीं बता सकते। ये जो हारम बज रहा है ना, हारम बज रहा, ये शोरगुल होना, समाज शास्त्र जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें है भी, दिया भी गया है
किसी भी जगह पे ज्यादा शोर होना उसके बड़े कई कारण होते थे। बस यही था कि वैज्ञानिकों ने अपना अपना दे दिया। जैसे कहा जाता था रेल की पटरियों के आसपास रहने वाले, रेल की पटरियों के आसपास जो लोग होते हैं या जो जनसंख्या पाई जाती है उसमें वृद्धि सबसे ज्यादा होती है। ठीक, ये बड़े वैज्ञानिक थे। और कहा जाता था मलिन बस्तियों के आसपास अपराध ज्यादा पाए जाते थे। किसी भी शोरगुल स्थान के आसपास जो पाठशाला होती थी वहां पे सुनने की जो पावर होती थी बच्चों की अपने आप बढ़ जाती थी। मतलब बढ़ नहीं जाती थी, कहने का मतलब तेजी ज्यादा सुनने। अब भाई वो वैज्ञानिक थे, वो कह के चले गए, समाजशास्त्र में है। लेकिन ऐसा अगर नॉर्मली देखा जाए, देख लो बगली जा रहा है, अभी पीछे वाले जो कमरा में क्लास चल रही थी ये वाली में एक ढोल बजी रहा है, बहुत तेजी जा रहा था, बहुत आवाज हो रही थी। जब वो निकल गए तो क्लास से रोड के पास में ये सब व्यवधान वाले हैं, उत्पन्न करने वाले। चल, लेकिन बदले नहीं जा सकते। आगे लिखो, कितने चार पांच कितने पॉइंट हो गए? आगे लिख लो पॉइंट। इन जनजातियों में लोग मांसाहारी और शाकाहारी, हाँ एक पॉइंट करके, इन जनजातियों में लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। होते हैं। आगे लिख लो अगला पॉइंट करके। इनका मुख्य व्यवसाय, अगला पॉइंट, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन है। अब आगे लिखो कृषि तथा पशुपालन। ठीक, अब आगे पॉइंट करके लिखते जाओ, लिख लो। आगे लिखो, उत्तर प्रदेश की जनजाति, उत्तर प्रदेश के जनजाति में खरवार जनजाति, उत्तर प्रदेश की जनजाति में खरवार जनजाति कर्मा नामक नृत्य मनाते हैं। आगे लिखो अगला पॉइंट। राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम, राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में 3 प्रमुख जनजातियां जो निम्न हैं, जो निम्न हैं कि आगे डैश करो, पहले लिखो गोंड, खरवार, गोंड कामा खरवार कामा थारू, पूर्ण विराम लगा दो। खरवार यही खैरवार, थारू ये है। अब आगे लिखो अगला 3 है, आगे लिखो जनजाति है ना, गोंड है सबसे ज्यादा। वैसे भी अभी इस समय भील हो गई है। भारत देश में सर्वाधिक कौन थी? गोंड थी, फिर उसके बाद कौन सी हो गई? भील। अब यही चार्ट है आगे पीछे बढ़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्या है? गोंड है। जनसंख्या में 50,000 से ज्यादा मानी जाती है। 10,000 के आसपास खरवार है और उसके बाद इसमें 8,000 के आसपास ही है टोटल ओवरऑल। कितने गोंड है? 50,000 के आसपास टोटल ओवरऑल। उसके बाद कौन सी है? थारू, खरवार है, फिर उसके बाद ये उसका क्रम है अगर पूछा जाए। ठीक है, चलो अब एक 2-3 था, इसमें 3 ही जनजातियां हैं जो अपने आप पूछी जाती हैं। इसमें से 1-2 सवाल आना है और ज्यादातर उम्मीदें होती है रहती कहाँ है, निवास क्या करते, मतलब उनका निवास स्थान कहाँ है। अब आगे लिखो, अगली एक हेडिंग डालो, नए से पॉइंट करके लिखते जाओ। लिख लो
हेडिंग डालो जन कल्याणकारी योजनाएं। हाँ, जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश का है। जन कल्याणकारी योजनाएं हेडिंग डालो। ठीक, एक योजना कल वाले पूछी गई थी ना, उज्ज्वला योजना, है ना। अब मिलाने करने के लिए पूछा था, उज्ज्वला योजना भारत देश में कब शुरू की गई थी? बलिया से ना, कहाँ शुरू हुई थी? हाँ, उज्ज्वला योजना 2016 में आई थी पहली बार। ठीक, 2016 में। और उसने पूछा था स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, कौशल विकास और प्रधानमंत्री अन्न योजना सब। ठीक, 14 में आया स्वच्छ भारत अभियान। ये तो पूछा भी जाता है। अगर सुनो, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी द्वारा कब चालू किया गया था? ठीक, दिल्ली के राजघाट से। ये हो गया उसका, यही मिलान करना था। उज्ज्वला योजना सिलेंडर फ्री में ले लो, है ना, यही तो है महिलाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध। दूसरा पॉइंट चल रहा है ना उसका, यही तो चल रहा है ना। एक पॉइंट जो था उसका ये खत्म हो गया ना, अब दूसरा चल रहा है ना, तो वही पूछा गया था उसमें मिलान करने के लिए। घबराने वाली बात नहीं थी बहुत ज्यादा, और तो ऐसा तो है नहीं कि सबको पता हो जाता, बस हमें दिमाग से थोड़ा सा काम करना था धीरे धीरे, कि हमें सब तो करना नहीं है। 1/3 था उसमें, और निगेटिव था कुछ तो ऐसे तो बिल्कुल जैसे उसने पूछा था बिजली वाला, ऐसे कुछ था कि जीवन ज्योति बीमा योजना। एक आई थी राजीव क्या नाम था, राजीव गांधी के शासनकाल में। ठीक, पुराना नोट्स अगर कभी उठा कर देखना, अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम डिप्टो हुई है, उसमें लिखा गया है 436 रुपया। पुराने में था, हुआ क्या है कि इस बार हो नहीं पा रहा है, इस बार उनके हिसाब से क्लास चल रही है। पिछले साल हमारे सबके हिसाब से चली थी, मनचाहा लिखवाए थे इधर उधर करके। चलो अब आगे लिखो, क्या लिखो? कल्याणकारी योजना नंबर 1 करके लिखो, नीचे लिखो लो मिशन महिला सारथी का शुभारंभ। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मिशन महिला सारथी, मिशन महिला सारथी का प्रारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2023 को किया गया। महिला सारथी जानते हो, ड्राइवर भी महिला है ना। 2023 हाँ, 22 अक्टूबर 2023 पिछले साल प्रारंभ की गई। देखा नहीं तो ये पूछ ले महिला सारथी चालू कब हुई? आयोग वाले, महिला, बच्चे, जनजातियां, अरे भैया उसने डेट पूछ लिया, मतलब वो तो पूरी हालत खराब कर दी। पूछो ना, डेट किसको याद रहता है? महीना चलो ठीक है। महिला सारथी उत्तर प्रदेश में कब चालू की गई? 22 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, अब आगे लिखो अगला पॉइंट। ऊपर क्या लिखे हो? कल्याणकारी योजनाएं, अर्थात उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं। अगला करके लिखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की गई। उसी के आगे लिखो इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत 6 माह से 5 वर्ष के 6 माह से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों,
6 माह से 5 वर्ष, 6 माह से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों व 11 से 14 वर्ष एनीमिया ग्रसित किशोरों हेतु 6 से 5 वर्ष कुपोषित बच्चे और 11 से 14 वर्ष के एनीमिया ग्रसित किशोरों हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया। ठीक, अब चलो रुको एक मिनट, देखो एक मिनट सुन लो। एनीमिया देखो, एक प्रश्न है, ऐसे ऐसे बस बातें चीत करते समय ऐसे होता है, वैसे सवाल हल हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को देखो पूछा था ऐसे, इसी में कहा है कि भारत देश को अर्थात वर्ष 2000 इधर 19 से लेकर के जो 22-23 तक का जो चार्ट आया है वैश्विक स्तर पर, उसमें कुपोषण अर्थात देखभाल के लिए सबसे ज्यादा अनुदान किसको दिया गया था? कल आया है पेपर में, मिलान करने के लिए इसलिए पेपर टफ हो गया। उत्तर किसको? भारत देश को। जब इकोनॉमी एक बार पढ़ा रहे तो हमने कहा था कि विश्व बैंक अर्थात बैंक में सबसे ज्यादा पैसा किसने जमा किया है और सबसे ज्यादा कर्जा किसने लिया है? चीन ने ना। सबसे ज्यादा पैसा किसने जमा किया? चीन ने। और सबसे ज्यादा कर्जदार कौन है? चीन है। ठीक, नंबर 1 का अरे मैं बता रहा हूं, ये इसी का है। अब उसमें पूछा, ठीक है, तो ये आया था 2019 से 22-23 के दौरान सबसे ज्यादा कंपनसेशन स्वास्थ्य के लिए किसको मिला था? किसको मिला? इंडिया को। ये तो सेकंड स्टेप में बता रहे हैं, सबसे ज्यादा किसको मिला? भारत को सबसे ज्यादा। और जनसंख्या के, और सुनिए दूसरा, यही डिप्टो लाइन अगले पेपर में, भारत देश का वह कौन सा राज्य था विश्व में किसको मिला? भारत को। भारत के अंदर किसको मिला? यूपी, उत्तर प्रदेश को। यही उसकी यही कहानी। कारण क्या है? ध्यान दो, भारत उत्तर प्रदेश से जितनी भी चीजें कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत, किसी पॉलिटिकल चीजें नहीं जोड़ना भाई, एक ऐसे पढ़ाई टीचर को बच्चों के हैसियत से कंप्यूटर की, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा मर्यादा भाई मतलब भर का जितनी डिमांड लगाई गई, लगभग वो डिमांड वर्तमान सरकार द्वारा पूरी की गई। अंतिम में किसको रखा गया? उसमें मिलान करना, सबसे कम मिला था कर्नाटका, सबसे ज्यादा किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। छोड़ो इसको, जाने तो जो आ गया। अगला देखो, वर्तमान में पेश किए गए बजट 2024-25 में सर्वाधिक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किस राज्य को दिया गया? पड़ोस में बिहार को, उसके बाद आंध्र प्रदेश को। बस अब जान ही रहे हो, आगे कहानी चल रहा है बस ना। यही अगर मान लो अगली बार आ जाए, इस बार उसने पूछा 2019 उसने लिख दिया ना, आयोग ने जब पूछ लिया तो समझ लो सब सही है। और अगर उस तरह नॉर्मली आप लोग आपस में बतिया होते, होता है फर्जी की बात कर रहा है लड़का, हो कुछ आता जाता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक, चलो आ गया, बात छोड़ो। अब आगामी कि अगर इस बजट में जो वर्तमान में बजट आया है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया? बिहार को। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। दोनों याद कर लो, अगर 4 वो पूछेगा भी ना तो वो मिलाओगे तो उम्मीद रहेगी कि मिल जाएगा। ये जानते हो, गया में कॉरिडोर बनाए गए, नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसा नहीं है आप उसको किसी भी रूपरेखा में ले जाओ कि नीतीश जी ले गए, लेकिन जो उसमें दर्शाया गया है कॉरिडोर बनाना, अमृतसर कोलकाता वाला गलियारा क्लियर करने के लिए गया में कॉरिडोर बनाने की बात हुई। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्धार किया जाएगा, प्लस जितने भी पुरातत्विक इकोलॉजिकल चीजें जो संग्रहालय हैं वो सारी चीजें की जाएंगी। इसीलिए बजट सबसे ज्यादा बिहार को मिला। ठीक है, चलो अरे समापन आ गया, तुम्हारा 60 साल प्लस है जितना पेपर बने हैं। आगे लिखो। हाँ, बड़ा दिमाग लगाया है भाई। आगे लिख लो अगला, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। यह चल था ना अपने यहाँ 26 तारीख से है अपने यहाँ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2017 से
प्रारंभ की गई। अक्टूबर 2017 से प्रारंभ की गई। ठीक, अब उसी के आगे चाहे लिख लो, इस योजना के अंतर्गत, यही सब बचे हैं, बस यही सब अवयव का है, बाकी सब पूछूंगी। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 10 जोड़े, है ना, वर वधू बिटिया 10 जोड़े भी लिखा जाएगा ना। मतलब जो योजना है उसमें कहा जाता है कि कितने लोग हैं इस योजना के अंतर्गत, कम से कम 10 जोड़े। ठीक, शादियों की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है। 10 जोड़े अर्थात 10 जोड़ी जो लिखो, शादियों की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है तथा प्रतिशादी पर मुख्यमंत्री द्वारा, हाँ 51, मुख्यमंत्री द्वारा, यदि शिवम बता भी रहे थे कहाँ कितने पूछ रहे थे, बता रहे कहाँ खर्च हो रहा है। 51,000 मुख्यमंत्री द्वारा 51,000 रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है। 10 कितने हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, 10 व्यक्ति, और मैक्सिमम राशि कितनी है, 51,000। देखो वैसे तो नॉर्मली इतने बहुत था कि अक्टूबर 2017 शुरू की गई, लेकिन जैसे कल के पेपर के अनुसार अगर देखा जाए कि जीवन ज्योति बीमा का पैसा कितना है, 436 रुपया। हमें जाके पढ़ लेना, 436 है, जो पिछले साल के जो नोट्स है उसमें पढ़ना नहीं पाए थे, 436। तो हो सकता है पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक अर्थात कमजोर वर्गों के लिए जो मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चालू हुई है जिसका नाम रहा सामूहिक विवाह योजना, उसमें पैसा अर्थात धन कितना निर्धारित किया गया है, कितना, 51,000। और इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए कितने लोग होने चाहिए, अर्थात कितने बच्चे कितने लोग का होना अनिवार्य है, 10 लोग का। ठीक, 10 जोड़े लोग हैं, दंपति जोड़े लिखवा दिए हैं, पति हैं। तो जैसे कहा जाता है, एक चीज और, अपना अभ्युदय योजना जो चलाई गई है मुख्यमंत्री द्वारा, उसकी जो गाइडलाइन आई है उसमें मुख्यमंत्री के आदेशानुसार ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अर्थात भारत देश में चलने वाली जितनी भी कंपटीशन अर्थात नौकरी की जितनी भी जो भी है, जैसे IIT हो, रुड़की जो भी हो, IIT हो, नीट हो, जो भी हो परीक्षाएं, उसमें मिनिमम 25 बच्चे होना अनिवार्य है। कितने बच्चे, मिनिमम 25 बच्चे अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो भारत देश के अंतर्गत वह प्रतियोगिता परीक्षा चाहे जिस प्रकार की हो उसके संचालन की परमिशन मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। तो पूछा जाए न्यूनतम उसका मापदंड कितने बच्चों का है, 25 छात्रों छात्राओं का 25 होने चाहिए, वो संचालित किया जा सकता है। ज्यादा हो जाए बात की बात, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए, ये मुख्य सचिव का है। अरे कम भी हो जाते हैं, पेपर में तो लिखा है, आगे लिखो, अगला आगे लिख लो, किसान उदय योजना, किसान उदय योजना दिसंबर 2017 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि संबंधित, इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि संबंधित आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाते हैं या जाएंगे, मतलब जाते हैं। आधुनिक उपकरण, कृषि संबंधित आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। ठीक, ये है। देखो अभी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा था कौन सा, विश्वकर्मा योजना, ठीक है,
बड़ी इंपॉर्टेंट रही विश्वकर्मा योजना। उसके अंतर्गत जो वर्ग जो काम करते हैं, चाहे जो भी हो, नाई हो, धोबी हो, जो भी वर्कर हैं या शर्मा हो, विश्वकर्मा हो, जितने, उनके लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो सरकार उनको दी जा रही थी, अर्थात ताकि वो अपना भरण पोषण अपने अनुसार कर सके। मतलब उन्हें पैसा नहीं लिया जा रहा, सिलाई मशीन तक मिली है महिलाओं को, है ना। तो उसके बाद से फार्म भरे जाते थे, जैसे भी जो है बड़ी सिस्टम प्रणाली गड़बड़ है, सरकार कुछ और देती थी, कुछ और करते हैं लोग। लेकिन यह विश्वकर्मा योजना एक प्रमुख योजनाओं में रही, जिसके अंतर्गत उनके जन्म से जिस पेशे में वो लगे हैं उसके अनुसार अपने जीविकोपार्जन का काम कर सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, पैसा रुपया, अरे बीच में तो, और बाद में जो सेकंड वाला रहा, मुख्य प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, उसने और बढ़ा दिया है। अब की जो आया देखो, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत और चीजें दी गई हैं। अब आगे लिखो, अगला पॉइंट कर लो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 से 25 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ की गई। प्रारंभ की गई, ठीक। अब उसके आगे डैश करके लिखो, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत बच्ची के जन्म से, बच्ची के जन्म से 12वीं कक्षा तक, बच्ची के जन्म से 12वीं कक्षा तक 6 चरणों में 25,000, 6 चरणों में 25,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी, की धनराशि प्रदान की जाएगी। 4,000 रुपये। अब ये टोटल है इनका, हाँ 25,000 है। अब वो उसमें जोड़ लो, उस हिसाब से देंगे। देखो सरकार का क्या है, जैसे 22 जनवरी 2015, ठीक है, 22 जनवरी 2015 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा कह सकते हो देश के प्रधानमंत्री द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सोनीपत कहाँ है, हरियाणा में, वहां से एक योजना स्टार्ट की गई। उन्होंने पहले बोला क्या, बेटी बचाओ फिर बेटी पढ़ाओ। सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का। वो सब बात हम लोग कर ही चुके हैं पहले से ही। तो दिक्कत ये हुई कि पहले कहा गया सरकार द्वारा, अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई। और उन्होंने स्टेट भी अच्छा चुना, कौन सा, हरियाणा, जहाँ पर एक माना जाता है, अब तो मान लीजिए लोग बदल गए हैं, समय बदल गया। आप सब, हाँ वह बता नहीं रहते कि अथर्ववेद का सबसे ज्यादा प्रभाव, भारत देश कितने यूनियन स्टेट हैं, किसी को नहीं पड़ा। अथर्व है ना, अथर्ववेद के अनुसार कन्याओं का जन्म क्या है, एक अभिशाप है, मतलब ऐसा माना जाता, ऐसा वो मानते थे। यहाँ पे चालू किया गया। देखो उसके बाद भारत देश में LIC है ना, LIC का स्थापना 1956 में, ठीक। LIC के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई। पहले ऐसा समझो, पहले इसको अनाउंस किया गया 2015 में, ठीक। एक शासनकाल खत्म, दोबारा 19 में आने के बाद वर्तमान गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस और लगाया कि भारत देश का कोई भी व्यक्ति प्रत्येक दिन 500 रुपया, कितना, 500, कोई भी व्यक्ति 500 रुपया अगर पर डे, बच्ची के नाम है, किसी और के नाम नहीं, 500 रुपया अगर रोज जमा करेगा तो बच्ची के बड़े होने के उपरांत, ठीक,
1 करोड़ रुपया उसको प्रदान किया जाएगा। 18 के अंतर्गत था। जब वो बड़ी हो जाएगा, 18 साल के बाद की बात है, बच्ची के जन्म के बाद की बात है, उसके बाद शुरू करना है। इससे 2 तरीके के फायदे हुए, सकारात्मक नकारात्मक, चाहे जो रख लो। मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार इकोनॉमी में रखा जाए तो लोगों के पास मॉनेटरी पॉलिसी काहे जारी की जाती है? क्योंकि देश में महंगाई ना आए। सरकार का मुख्य उद्देश्य महंगाई को कंट्रोल करना, सीधी सी बात है। और महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? जब व्यक्तियों के पास पैसा अरे नहीं होगा तभी तो। अगर पैसा ज्यादा हो गया, वस्तु कम हो गई, तो वस्तु का भाव बढ़ जाएगा। इसीलिए समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधीन मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है उसके अनुसार, ठीक। उसके बाद चाहे वैसे समझ लो कि लोगों के एक लालच ऐसा काम किया गया, या दूसरा ये समझ लो कि सरकार द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 500 रुपया रोज जमा करोगे कि तो बच्ची के बड़े होने तक लगभग 35-36 इतना होगा, इतना होगा। अरे मैथ वाले हो, चेक कर लेना, लगभग 35 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर पाओगे। लेकिन बच्ची को पैसा कितना मिलेगा? बिटिया को करोड़ों रुपया। मतलब तत्काल में अगर बिटिया अच्छी सी पढ़ाई करना चाहे तो मतलब भर का पैसा मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। और अगर मान लीजिए किसी कारण बस पढ़ाई में कोई व्यवधान हुआ, 1 करोड़ रुपया अगर मिल जाएगा और थोड़ा सा पैसा अगर आप लगा लोगे, अरे तो हाँ ठीक ठाक परिवार उसको मिल जाएगा। सीधी सी बात है। 1 करोड़ रुपया में शादी कर दो। उसमें ये तो लिखा नहीं कि पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसमें एक आ गया कि सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपया LIC के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप कहीं भी यूज कर लेंगे उसको। बच्ची पढ़ने में ठीक है तो पैसा लगा दीजिए, 40-50 हज़ार अगर 2-4 लाख और ऐड करके लगा दो तो कोई ना कोई ठीक ठाक परिवार उसे मिल जाएगा। तो सरकार ने अच्छा काम किया। सरकार ने 2 काम किया। एक तो कंट्रोल कर लिया महंगाई से। अगर आदमी 1000 मान लीजिए 1500 कमाने वाला आदमी है, 1000 दे 500 चला जाएगा, तो फिर वो फर्जी नहीं सोचेगा कि हम टहलने जाएं या घूमने चले जाएं। ये कंट्रोल करने की चीज है। और भविष्य भी सिक्योर हुआ। मोदी जी ने जो लागू किया, कहीं कहीं बातें मानना चाहिए। मैंने कहा भी था, या हम कहा, या सभी लोग कहते हैं, हम कौन से इतने बड़े टीचर हैं, कि सकारात्मक नकारात्मक पहलू सबके अंदर होते हैं। मोदी जी ने अच्छा भी किया, तो अगर कहीं न कहीं उसे गड़बड़ी हुई है तो कहीं न कहीं उन्होंने सकारात्मक काम भी किए हैं। भाई बच्ची है तो जन्म दिया, वो तो उसका मालिक है ना। अब मोदी जी का 1 करोड़ रुपया दे दे तुमको, बेटिया तो आपकी है, लेकिन उन्होंने एक प्रयास किया कि इससे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लोग 500 रुपया अगर जमा करने का प्रयास करेंगे तो बच्ची का भविष्य सिक्योर हो जाएगा और आदमी फर्जी काम नहीं करेगा। जानते हो जब से पॉलिसी आई है, यहाँ तो नहीं बता सकते, हमारे कुछ जानने वाले टीचर हैं, वो उनकी 4 व्हीलर खड़ी हो गई है। 12 के 2 टीचर हैं, वर्मा है जात के, लगभग उनका नाम एक लोग का नाम प्रशांत वर्मा, एक है। वो जिस दिन से पॉलिसी कराए, 1000 की पॉलिसी कराए हैं पर डे की, उसी दिन से उनकी 4 व्हीलर आज तक बाहर नहीं निकली। हमने एक दिन उनसे पूछा भी था कि सर जी इस पॉलिसी को करा रहे हो, उनकी एक कोचिंग है, बहुत सारे बड़े आदमी है वो, तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये कहा हमसे कि किसी कारण बस अगर हम 1000 जमा कर ले गए तो हमको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा हमारी बिटिया के समय और काम। और अगर मैं 4 व्हीलर से नहीं चलूंगा तो प्रशांत सिंह का नाम कोई प्रशांत करके तो उल्टा तो नहीं बुलाएगा ना। जो हम हैं वो हैं, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि उस बच्ची के पिता कौन है, मैं व्यक्तिगत ना, तो कष्ट मैं नहीं सहूंगा तो कौन सहेगा। उनका ये हमें स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा कि हम मोटरसाइकिल चले आएंगे, मोटरसाइकिल चाहते हैं, ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं निकाले कभी, लेकिन पर डे लखनऊ से बाराबंकी जाने की जो प्रक्रिया थी उनकी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा 500 का डीजल चलाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल का माइलेज हमारा बढ़िया, उससे चले जाएंगे, फिजूल खर्च नहीं करेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, मतलब जो उन्होंने बताया। तो फिलहाल अपनी खर्चा को कंट्रोल किया और इस पॉलिसी को उन्होंने लिया है। और 1-2 लोग हैं, विशंबर दयाल वर्मा ने लिया, वो लिए, तो 3 लोग चला रहे हैं। लेकिन सब पॉलिसी अगर देखी जाए तो बढ़िया है, क्योंकि 500 पे नहीं, ये डायरेक्ट जो 18 साल का अमाउंट हम लोग चिट फंड वगैरह में डालते हैं, 18 साल में हो तो जाएगा 32 लाख का लगभग 90 लाख से 95 लाख, लेकिन यहाँ 500 से ही लागू कर देते हैं। जैसे आपने डाला तुरंत लागू, नहीं तो फिर वो 18 साल में जब जमा हो पाए तब से होगा, कायदे में तब लागू होना चाहिए। ये पहले से लागू कर देते हैं। थोड़ा देखो तकलीफ वाली चीज तो है परेशानी की, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा बढ़िया रहा। देखिए भाई, देखिए हम भी सस्ता समझ रहे हैं क्योंकि हमारे एक बच्ची है, ठीक है ना, तो बस आप लोग समझते कहते हैं ना कि दूसरे को आदमी बोलता कब है, और जब व्यक्तिगत जैसे गांव घर में सुने हो ना, अगर किसी का लड़का कोई गलती करते तो लोग जानते क्या कहते हैं, अरे हमार होत ना
काट देते। हाँ कहते कहते हमार हो तो हम सब रहे कहे तुहार हो तो कुछ न कहे बोलते हैं, दूसरे लोगों को बहुत बोलते हैं। अगर किसी का बच्चा है थोड़ी सी गलती करे, अरे उनके लड़का ऐसे है, अरे हमार हो तो दिखा दे। अरे हम निकातो वाले से हमारे पड़ोस में उनसे हुआ था, कह हमार हो तो हम कहे तुहार हो तो तू कुछ न कहे बोलते, शांत रहो। उस आदमी को उसके पिता के सामने इस तरीके की बात कर रहे हो, अब तुहार अगर मान निकल गड़बड़ तो किसी बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी पाबंदी थोड़ी होती है। अरे बच्चे हैं हो जाता है, लेकिन गांव घर में बोलने वाले बहुत हैं, अरे उनकी लड़का ऐसे है, या देखे तो शादी नहीं हुआ, अरे हमार तो देखा ही हो जाए, और सबसे ज्यादा गड्ढा वही गिरा था, उनका तो बेकार मिला था कि भगवान पनाह है। चल किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहिए, सबके लिए बच्चे उनके और हर बच्चों के माँ बाप उनके लिए अच्छे होते हैं। चलो आगे लिखो पॉइंट करके, आगे अगला लिख लो। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 21 दिसंबर 2014 से, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 21 दिसंबर 2014 से प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। आगे लिखो, इस मिशन के अंतर्गत इस मिशन के अंतर्गत 14 से 35 वर्ष 14 से 35 वर्ष 35 वर्ष को रोजगार प्रशिक्षण, 14 से 35 वर्ष को रोजगार प्रशिक्षण का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। पूर्ण विराम लगाओ, ठीक है। चलो लगभग करके फिर वही बातें 2014 के बाद मैंने कहा कि बहुत नेसेसरी कोई योजना हो, जैसे मनरेगा। मनरेगा विश्व बैंक ने माना, जो इस बार का चार्ट आया है अभी हाल ही में, वो पढ़ लेना, आज इकोनॉमिक सर्वे, उसमें विश्व बैंक ने कहा था कि भारत देश में संचालित होने वाली मनरेगा योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उसने कहा। तो आयोग ने ज्यादातर योजनाओं को परीक्षा में कहां से उठाया था? 2014 से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार गठित हुई, ठीक, वहीं से ये जरूरी था। लेकिन उसने एक काम और भी अच्छा किया है कि कांग्रेस और सपा दूनी पार्टी में न जाओ, जो ऐसी योजनाएं जो सबके लिए कल्याण के लिए थी, जिसको मनमोहन सिंह ने अपने प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया, कौन सी? मनरेगा। मनरेगा को भी कल उसने पूछा था क्रम से। जियाद्रेंद्र नाम का बेल्जियम के एक अर्थशास्त्री था, नाम बता दे, उसका नाम था जियाद्रेंद्र। कहाँ का रहने वाला था? बेल्जियम का एक अर्थशास्त्री था। इसने एक बात बोली थी कि अगर किसी देश में जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति वहां का राजा अगर हो सकता है, तो वहां का जो राजा होगा, था चाहे अपन यहाँ प्रधानमंत्री और अमेरिका में राष्ट्रपति, तो उस शासना प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कम से कम वहां के लोगों के लिए तो कुछ करे, और कुछ ना कर पाए तो कम से कम इतना तो करे कि साल में कितने दिन? 365। अरे 365 में अगर 100 दिन का तुम रोजगार दे दो तो 100 दिन में इतना कमा लेंगे कि बाकी बचे हुए जो 265 दिन है वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन भूखा कोई आदमी नहीं मरेगा। इस योजना को भारत देश में लाने का काम किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर है बांदीवली एक जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, उन्होंने इसका संचालन किया। तो कैसी योजना थी ये? टॉप लेवल की थी ना, नंबर 1 की, किसी पार्टी से रिलेट नहीं कर सकते, सार्वजनिक। और 2023-24 में विश्व बैंक ने कहा है कि दुनिया की मनरेगा योजना भारत की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। कम से कम इसके अंतर्गत व्यक्ति को 100 दिन का काम दिया जाता है, और 100 दिन के अंतर्गत व्यक्ति कम से कम इतना कर लेगा कि बाकी बचा 265 दिन के लिए भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 2-4 आदमी है घर में, 200 कितना है इस समय? 220। अरे 203 था पहले, अब कितना होगा? कुछ बढ़ा है पैसा, ऐसे 200 प्लस है मनरेगा वर्तमान मजदूरी है, 238 है।
तो 238 है, अगर मान लो पाँच लोग हो, 2 5 10, 1,1100 रुपये हुआ एक दिन का। अब आप जोड़ लो 100 दिन का, इतना पैसा अगर आ जाएगा ना, एक ही आदमी का जोड़ लो, तो कम से कम जो उसका आइडिया था का वो सही था कि जो बचा हुआ 265 दिन है वो मरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक कुछ मिल जाएगा, कुछ तो और करेगा ना, बचा रहेगा। इसीलिए उसने सुझाव दिया था और कल के पेपर में इसको ही उसने पूछा। ये नहीं कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार से पूछा गया, नहीं, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं थी और उसको ऐसा सुमिलित करके पूछा है ना, एकदम लगातार। मनरेगा, नरेगा, उत्तर को कौन सा कौशल प्रशिक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, अन्न योजना, दुनिया भरी, कुछ बचा नहीं है। ठीक, चलो अब आगे लिखो, क्या लिखे थे इसमें, कौशल प्रशिक्षण, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक, उसके बाद सेंट्रल में चले जाओ, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में बजट आया था, उसमें एक व्यवस्था दी गई है, कौशल प्रशिक्षण की एक अलग से व्यवस्था लागू की गई और उसमें यह कहा गया कि लोगों को विदेशों में जाकर काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो अब की आया है बजट, उसमें दिया गया है, पॉइंट है, नहीं पढ़े हो तो लगी क्लास में पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ लेना, कि वर्तमान बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक व्यवस्था और की गई है कि कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत देश के अंदर रोजगार के लिए तो प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ विदेशों में रहने के लिए अर्थात विदेशों में कार्य करने के लिए भारत देश में प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन ऐसा प्रशिक्षण ना हो जैसे कंबोडिया में, पाकिस्तान, पेपर में आया था ना, दुनिया की 2 कंट्री पाकिस्तान और चाइना, कंबोडिया के जगह को लीज पर लेकर के लगभग 15 साल पहले की बात है, वहां पर साइबर क्राइम के लिए प्रैक्टिस किए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, तब है मोबाइल से अरेस्ट कर ले रहे हैं लोगों को। पेपर में आया था कि जगह कौन सी थी, कंबोडिया। भारत इसके लिए नहीं करेगा, वो इसलिए करेगा कि उसके लोग बाहर जाएंगे तो कमाएंगे। अरे बताओ, मोबाइल से आदमी को अरेस्ट कर लिए, लखनऊ में 2-3 आदमी तो भैया कंगाल हो गए हैं। कंगाल के ज्यादा जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, हाँ। वही कंगाल हो जाते हैं। लेकिन ये सोच ले हमें कोई दिक्कत ही नहीं, अब बोले हम नंगे घूमेंगे और क्या, तो उन्हें डर का है। कई लोग पैसा 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2, 3-3 लाख दे दिए। एक ये सेक्टर 11 में माता जी थी, रिटायर हुई थी और उनसे ऐसी बात पेश की गई थी कि आपका बच्चा है, आपकी पुत्र वधू है, कहें हाँ, कहें आपके इतने दिन पहले ऐसे कांड हुआ था आपके घर में, आप वो लगा है हाई कोर्ट में, सब बात सही थी। तो उन्होंने कहा कि माता जी ने कहा इसकी जानकारी हमारे पुत्र वधू को किसी कीमत में होनी नहीं चाहिए, किसी स्तर से, और बेटवा नहीं जानना चाहिए। पैसा 14 लाख रुपए ट्रांसफर कराए खाते से, सेक्टर 11 में रहती है। शिक्षिका, इंटर कॉलेज की लेक्चरार थी, वो प्रिंसिपल रिटायर हुई है। और ये बात ओपन कब हुई है, जब बेंगलुरु से उनके दोनों अर्थात बच्चा उनका लड़का और पुत्र वधू आए तब। तो माता जी चर्चा कर ले, कहें बेटवा हम दे दिए तो बरी हुई हो, तो पता लगा कहाँ दे हो माता जी पैसा, तो FIR हुआ तो कहाँ पकड़े जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग गए हैं, वो सटीक बताते हैं। हाँ कि हम लोग देखो वे 3-4 अरे बहुत लूटे, खैर जाने दो। क्या लिखे हो इसमें, कौशल। हाँ, उसके बाद आगे लिख लो एक और, उत्तर प्रदेश, अगला पॉइंट रख लिखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में पंचायत मित्र योजना, पंचायत मित्र योजना प्रारंभ की गई। पंचायत मित्र योजना प्रारंभ की गई। अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2016 को लागू किया गया। लागू किया गया 1 मार्च 2016 को लागू किया गया। पूर्ण विराम लगा लो, इसको थोड़ा सा हम वैसे लिखा दिए बनाकर। अब घर जाना
तो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन के अंतर्गत पूरी कहानी कलवा से पूछ चुका है। अब अगर इस पेपर को अपने टेबल पर रख करके दिमाग अगर मान लीजिए आयोग के व्यक्ति दौड़ाएंगे तो फिर अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश संबंधित है। सीधी सी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? 2016 में। क्योंकि पेपर इतना बना है हिसाब किताब से, उसको बढ़ाना है आगे। और पेपर का स्तर इनको ये देखना है कि इससे आरओ का पेपर टफ हो नहीं सकता, ये नियम है, क्योंकि वो आरओ है, ये प्रॉपर पीसीएस का था। ठीक, चलो और जा करके देख लेना कुल मिला के 2